नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की तरह बीजेपी एक बार फिर फंस गई है। ठीक चुनाव से पहले संघ ने एक बार फिर आरक्षण खत्म करने की बात कहकर बीजेपी को धर्म संकट में जरूर डाल दिया है। आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था पर का कायम रहना सही नहीं है, इसे खत्म करके सबको बराबर मौका देना चाहिए। ऐसा ही कुछ बयान बिहार चुनाव से पहले आपको याद होगा मोहन भागवत जी ने दिया था। विरोधी दलों ने मनमोहन वैद्य के बयान पर बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए दलित और गरीब विरोधी बताया है। मायावती ने तो यहां तक कह डाला है कि अगर आरक्षण खत्म हो तो जनता बीजेपी को ऐसा सबक सिखाएगी कि राजनीति भूल जाएंगे। 5 की पंचायत में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण बन गया है, और ठीक चुनाव से पहले संघ क्यों उठा देता है आरक्षण का मुद्दा। फिर ये जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो तब फिर इन वर्गों के लोग इनको यहाँ हमेशा हमेशा के लिए राजनीति करना भी जरूर भुला देंगे। चलिए, ये बात कहकर जिस तरह बीजेपी को असहज कर दिया है आरएसएस ने, उसी तरह विरोधी दलों को एक ब्रह्मास्त्र भी दे दिया है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, आरएसएस विचारक संगीत रागी, बीएसपी नेता रितु सिंह और एसपी प्रवक्ता जूही सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, आपसे सीधा सवाल, बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत का यह कहना कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, यूपी चुनाव से पहले मनमोहन वैद्य का यह कहना कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, आखिर चुनाव से पहले ही ये आरक्षण मुद्दा कहां से आ जाता है जिन्न की तरह। सुहेल जी, इसका जवाब देने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि और दे दूं मैं आपको, क्योंकि जो सारा कहा जा रहा है बिल्कुल ही झूठ, निराधार है और जानबूझ के राजनीतिकरण करने के लिए कहा जा रहा है। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में संघ के 2 प्रमुख लोग जाएं, इसमें एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। वहां पे मोहन वैद्य जी जा रहे थे और वहां पे दत्ता हसबोले जी जा रहे थे, और इसको लेके लेफ्ट फ्रंट जितनी वहां के इंटेलेक्चुअल्स इतने आक्रोशित थे और इतने परेशान थे कि अरे ये हमारी टेरिटरी में ये लोग कहां से आ गए। तो वहां तो कुछ ना कुछ झूठ फरेब होना ही था। इसकी पृष्ठभूमि ये है। अच्छा, आपने मनमोहन वैद्य जी का पूरा स्पष्टीकरण सुन लिया, और दूसरा उन्होंने क्या कहा वो भी सुना दीजिए ना सबको, तब पता लग जाएगा कि उन्होंने आरक्षण को हटाने की बात कही या नहीं कही। बात ठीक है कही, लेकिन आपके बगल में वहां से कोई ना कोई विवाद खड़ा हो और जी सर, आपके बगल में ही संघ विचारक भी बैठे, आपके बगल में ही संघ विचारक भी बैठे हैं, दूसरी विंडो में उनसे ही पूछ लेते हैं। संगीत रागी जी, क्या भागवत जी ने कहा था, और इसको स्वीकार करने में आपको आपत्ति क्यों है? मुझे नहीं समझ आता कि पहले भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, सुधांशु जी नकार रहे हैं, लेकिन वैद्य जी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि इस पर बहस होनी चाहिए। और संघ के अंदर, और बेशक, क्या आप बताने की हिम्मत रखते हैं कि आपका स्टैंड क्या है आरक्षण पर? देखिए, मैं संघ का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए आप इस चीज को आप पहले निकाल दें। मैं संघ का एक समर्थक हूं और मैं संघ की एक मेरी पृष्ठभूमि है, विचारधारा और संघ की विचारधारा में फर्क होगा क्या? प्रोफेसर हूं। दूसरी बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, नहीं है, मैं आपको इसलिए आपको ये कह रहा हूं। रागी जी, आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। सुधांशु जी ने कहा 1900, रागी साहब, सुधांशु जी ने दरअसल ये कहा कि वैद्य जी ने ऐसा नहीं कहा है, इसलिए दर्शकों को हम वो बयान सुनाते हैं मनमोहन वैद्य जी का जिसमें उन्होंने आरक्षण पर टिप्पणी की है, पहले वो सुन लेते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए। सुधांशु जी, ये भाषण, ये बात जो कही मनमोहन वैद्य ने, ये हिंदी में थी, इसको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है आप भी बखूबी समझ गए होंगे इन शब्दों को। पहले के जी नहीं, सुहेल जी, इसके पहले की 3 पंक्तियां भी सुना दीजिए और इसके बाद की 4 पंक्तियां भी सुना दीजिए। दिक्कत क्या होती है, किसी भी प्रश्न में क्या पूछा गया था और क्या कहा गया था,
उसको सुनाए बिना 2 लाइन बीच की उठा के उसको जो है आप एक निष्कर्ष पे पहुंचा देते, ये तो सर ठीक बात। सुधांशु जी, इसके पहले की 3 लाइन बड़े सुनाई, उसके 4 सम्मान से फिर आपको उसके बता बाद रहा हूं सर और कि नहीं होगा जब तो भागवत नहीं जी होगा, ने, अगली बार मैं जो है उनकी वो जो है टेप आपको सुना दूंगा। सर भागवत जी ने जब ये कहा था बिहार चुनाव से पहले कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार जाकर ये कहना पड़ा था कि मेरी जान चली जाएगी लेकिन आरक्षण नहीं जाएगा। आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी थी ये सफाई देने की, बड़ा सवाल है। संगीत रागी जी, आप अपनी बात संक्षेप में पूरी करिए, आगे जूही जी के पास जाएंगे। जी संगीत जी। ऐसा है कि 2015 में भैया जी जोशी ने संघ के जब वर्क था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, वहां उन्होंने साफ साफ कहा था कि आरएसएस का जो स्टैंड है वह 1981 और 1985, उसके बाद अभी भी हम एक ही कंसिस्टेंसी पे काम कर रहे हैं कि जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहेगा, और संघ का स्टैंड जो है वो पूरी तरह से इस बात को ही आज तक स्थापित करते रहा है। अब कोई बाकी ऐसे कोई बोले उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। संघ ने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि वह आरक्षण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। अभी असमानता है समाज में या नहीं? जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का मामला है, जैसा कि ठीक सुधांशु जी ने कहा है, असमानता और भेदभाव अभी है, असमानता है, बिल्कुल असमानता है। और जब तक असमानता है, देखिए अभी असमानता समाज में है, और इसको आरएसएस प्रमुख ने भी उस समय ये कहा था, भैया जी जोशी ने भी कहा था। अब आप इसे बात का बतंगड़ बना करके इस पर राजनीति करना चाहें तो और कर सकते हैं, लेकिन क्या आपकी दोहरी मानसिकता दिखलाई देती है समाज के अंदर? सर बात का बतंगड़ हम बना रहे हैं, सफाइयां आप दे रहे हैं, अरे दोहरी मानसिकता बिल्कुल नहीं है आपको, तो आप क्या दोहरी मानसिकता आप लोगों की झलकती नहीं है आरएसएस की और भाजपा की? ऐसा है कि आपको तो समाज आप 80% लोगों के बारे में, आप समाज में आप समाज में लोगों के बारे में आप चाहते हैं ना, आप 20% लोगों के बारे में आपकी राजनीति का पूरा आधार जो है और वायुमंडल जो है वो सामाजिक वैमनस्य पर खड़ा है। आरएसएस सामाजिक वैमनस्य पर नहीं खड़ा है, आरएसएस सामाजिक समायोजन पर खड़ा है। आरएसएस का ये धारणा आपकी तरह नहीं है, राजनीति में आने के लिए आरएसएस का नहीं है, राजनीति करना नहीं है। समाज का एक सामाजिक समरसता उसका मूल आधार है। आपकी तरह जाति राजनीति करके और जातीय वैमनस्य से पैदा करके वोट खरीदना और वोट की खेती करना यह आरएसएस का काम नहीं है। ठीक, मेरा सवाल आपसे ये कि जो आरक्षण है ये सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा है। जो बात कह रहे हैं रागी जी, उसका सबसे बड़ा इल्जाम आप पे लगता है, और ये माना जा रहा है कि इस बयान के साथ कम से कम बहुजन समाज पार्टी को आरएसएस ने संजीवनी पकड़ा दी है चुनाव से पहले। देखिए जिस तरह की इनकी मानसिकता है, एक तरह ये दिखाते हैं आरक्षण होगा, एक तरफ दिखाते हैं नहीं होगा। ये किस तरह की दोहरी मानसिकता, ये दिखाना चाहते हैं कभी ये लोग हमारे दलितों के बारे में, एससी एसटी के बारे में सोचते हैं, और कभी जिस तरह ये दिखाते हैं कि ये इनसे बहुत दूर हैं, इनके लिए इनका और हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है। बोल रहे हैं कि जैसे दलित आपको 2014 के इलेक्शन में दलितों ने दिखा दिया कि आपकी जमीन कहां पर है। मतलब और आपको क्या दिखाएंगे, आप ये बताएंगे मुझे? जिस तरह की आप दलितों के बारे में आप हमें तो कह रहे हैं, क्या वो आपका फेवर करेंगे जब आप उनका आरक्षण खत्म करना चाहेंगे? नहीं खत्म करना चाहेंगे? अरे हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? विकास की लड़ाई। आलोक जी मेरा सवाल आपसे 50 रागी जी बाकियों को भी 50 जी रागी जी आपके पास आएंगे। आलोक जी 50 साल में कांग्रेस ने यही तो किया है। रागी जी कुछ वक्त पहले 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? आलोक जी मेरा सवाल आपसे ये, जनार्दन द्विवेदी जी ने भी कुछ वक्त पहले कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो सभी पार्टियों में, चाहे वो आरएसएस में हो, इस तरह के नेता हैं जो ये सोच रखते हैं। देखिए मैं समझता हूं आरएसएस जो मूल आधार है और उसके मुख्य प्रचारक मनमोहन वैद्य जी अगर इस बात को कहते हैं, मोहन भागवत जी इस बात को कहते हैं, और एक किसी भी पार्टी का कोई दूसरा लीडर कहता है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आरएसएस वो कंट्रोलिंग बॉडी है जो बीजेपी के शरीर को भी
आत्मा को भी, मन को भी और मस्तिष्क को भी कंट्रोल करती है। लेकिन देखिए, इसमें कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। हम डिबेट कर रहे हैं, डिबेट का विषय ही नहीं है। आरएसएस हमेशा से, जब से इसका जन्म हुआ है, चाहे वो संघ रहा हो, चाहे उसके बाकी तमाम संगठन रहे हों, आरएसएस हमेशा से दलित विरोधी रहा है। आज तक बताइए, आरएसएस में एक भी प्रमुख दलित हुआ है? एक भी प्रमुख ऐसा हुआ है जो बैकवर्ड से रहा हो? तमाम जो अपर कास्ट के लोग रहे हैं वो रहे हैं। आज दूसरी 2-3 चीजें और सामने आ रही हैं। आलोक जी, मनमोहन वैद्य साहब ने कहा, मनमोहन वैद्य साहब ने कहा, अरे साहब सुन लीजिए ना, आप तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। यही तो दिक्कत है आरएसएस के साथ। आरएसएस सुनना नहीं चाहती है। 52 साल तक अपने, अरे साहब आप तो न संविधान में विश्वास रखते हैं, न किसी तरह की किसी और देशभक्ति में विश्वास रखते हैं, न आप अपने यहाँ पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फैलाते हैं। समझिए, सुनिए तो सही, आप सुनना नहीं चाहते। गांधी परिवार की आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आपका बोलना हमारा फायदेमंद है। बोलिए, के प्रवक्ता मत बनिए। अरे बोलिए ना साहब, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बाकी को भी मौका दीजिए। इस तरह से गलत है ना तरीका, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। सुहेल जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ। मनमोहन वैद्य जी ने अगर गलत नहीं कहा तो फिर स्पष्टीकरण क्यों दिया? फिर उन्होंने स्पष्टीकरण में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है कि हम SC/ST के पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं है। अरे तो भाई, क्या OBC का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं? आप कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहे थे? कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा से दलित विरोधी रही है, पिछड़ों की विरोधी रही है हमेशा से। कभी भी मुख्य धारा में लाने का इनका कोई प्रयास नहीं रहा है। और जो अभी गोलवलकर साहब की किताब का भी उद्धरण आया है, उसमें 10 जगह लिखा हुआ है, और तमाम जो भाव है वो पूरी तरह से दलित और पिछड़ों के विरोध में रही है बीजेपी। सुधांशु जी आपके पास आएंगे। जूही जी, आखिर बीजेपी को जब पता है कि पिछड़ों और दलितों का ही सहारा है उत्तर प्रदेश चुनाव में, उससे पहले आखिर आरएसएस ऐसा कहकर सेल्फ गोल क्यों करेगी? जी, सोहेल जी, क्योंकि ये इनकी मानसिकता है, इनकी विचारधारा है। मोहन भागवत भी जिम्मेदार आदमी है आरएसएस के, और वैद्या जी भी जिम्मेदार सदस्य हैं आरएसएस के। और आरएसएस और बीजेपी में कोई अलगाव नहीं है, वो दो पहलू हैं एक ही कॉइन्स के। इनकी विचारधारा है जो समय समय पर निकल जाती है, और हर चुनाव के पहले निकलती है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना ये तोड़ना चाहते हैं। दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, और उसके बाद ये बात कहते भी हैं, बहुत खुले मंच से ये कहते हैं। तो अब ये कहना, उसके बाद बयान जारी करके उसको वापस लेना, इसका कोई मतलब नहीं है। सुधांशु जी, मानसिकता निकल जाती है। और आपको ये कह रहे हैं बात का बतंगड़, तो आप ऐसी बात कहते क्यों हैं कि विरोधी उसका फायदा उठाएं? मत कहिए अगर आपकी ऐसी विचारधारा नहीं है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार चुनाव से पहले ये कहना पड़ा कि जान चली जाए लेकिन आरक्षण नहीं जाएगा। आखिर क्यों कहना पड़ा? आपको ये डर है कि जो हाल बिहार में हुआ आपका भागवत जी के बयान के बाद, वो हाल आपका उत्तर प्रदेश में हो सकता है इस बयान के बाद? सुनील जी, बड़ी मजेदार चीजें मैं सबसे सुन रहा हूँ, खासतौर से आलोक जी और जूही जी और ऋतु जी कह रही थी भाजपा जो है दलित विरोधी है। अच्छा, ये भी देखिए, विडंबना देखिए कि इस देश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के सांसद किसके हैं? भाजपा। अरे सर, आज वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है आज। सर, विषय ये है कि जो बयान दिया है उस पर आप उसके सहमत हैं कि नहीं? भाजपा अब आप नहीं, भाजपा क्या आरक्षण के पक्ष में, विरोध में, ये स्पष्टीकरण दीजिए। आपका बयान है पक्ष में, और थोड़ी तहजीब रखिए, थोड़ी आलोचना। हमें तहजीब नहीं है, तहजीब तो सारी आरएसएस ले गई, हमारे पास कुछ नहीं बता। साहब, मुझे केवल ये बता दीजिए कि आरएसएस से आप मतभेद रखते हैं कि नहीं इस विषय पर? मेरी बात सुनने की हिम्मत है तो सुधांशु जी हिम्मत है, क्योंकि झूठ आपका पकड़ा जाएगा। अरे साहब, हम तो सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि आप ये बता दीजिए, आप आरएसएस से मतभेद रखते हैं कि नहीं रखते? जी, मुझे मेरी बात मंच पर चुनाव में दिखाइएगा, पैनल मेरी बात तो बोलने दिए, फिर मुझे बोलने दिए। नहीं सर, छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल को बंद मत करवा देना अगले साल से। भाजपा आरक्षण के पूर्ण समर्थन में है, और आज से नहीं, हमेशा से रही है। हमेशा तो आपने कहा है कि आरक्षण की जननी कांग्रेस रही है। आपने पूरे समाज में ये मैसेज दिया है। आज आप कह रहे हैं मरते दम तक आरक्षण को नहीं जाने देंगे। मतलब ये कभी बराबर दिखाइए। मतलब आपका कौन सा चरित्र है, कौन सा चेहरा, समझ ही नहीं आता देश को। कैसे निकलता है? अब आप दोहरा चेहरा देखिए। आज तक करा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा सांसद हमारे, सबसे ज्यादा विधायक हमारे, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी आपके बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। हमारे लिए मुझे केवल ये बता दीजिए, ये जो आपका बार बार स्टैंड बदलता है, इसका क्या कारण है? कहाँ
आपका दलित समाज का सुधांशु जी। प्रतिनिधित्व भाजपा कर रही है, आप कर रहे हैं। सुधांशु जी। आप कहां से कर रहे हैं? जिसके सांसद होंगे वो प्रतिनिधित्व करेगा। सुधांशु जी। या आप करेंगे? अरे साहब, जिसके आपने तो विधायक दलितों के है, वो करेगा रोहित प्रतिनिधित्व, वेमुला आप से करेंगे। लेकर तमाम जिसके कांड समाज के गिनाऊंगा मैं। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान की किसका सरकार में हुए हैं। वो मुद्दा नहीं है आज का। आज का मुद्दा केवल ये है कि आप आरएसएस से मतभेद बीजेपी रखती है, इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। उनकी लाशों पे सुधांशु जी। राजनीति करी और मुंह की खाई। सुधांशु क्योंकि जी। आपका काम वो क्या है? बना रहे हैं। आपका सांकेतिक राजनीति का काम है। हमारा काम है लोगों के बीच में जाके उनके उत्थान मुझे के लिए लगता है काम सुहेल करना। सुधांशु तो आप लोग नहीं कर जी, सकते। सुधांशु आप जी, तो फोटो सवाल देखते आपसे हैं। मेरा जो था उसका हम लोग जवाब दे असलियत देखते दीजिए। हैं। सवाल का उत्तर सुधांशु किस जी, पार्टी को कह रहे हैं? इस बयान का आपको नुकसान होगा यूपी चुनाव में, क्योंकि आप दलित और पिछड़ों के सहारे ही बैठे हैं। ये सच है, ये हकीकत है, भले आप इससे इनकार कर रहे हो। जो बिहार में आपको डैमेज हुआ वो दोबारा आपको नुकसान होने वाला है यूपी में। हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा, हमारी विश्वसनीयता सब जानते हैं। हम दलित समाज के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, आरक्षण के हम समर्थक में हमने हमेशा काम करा। और आप बिहार से दलित लेकर आज समाज की तक बातें कोई कर रहे हैं। एक आप काम मुझे बताइए ये बताएंगे जिसमें हुआ कि कितने हमने उसके पोस्टों खिलाफ में काम है? करी। ऊपर आपके मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं? आपके प्रवक्ता कितने हैं? आप लोग आपके बेहुदा की राष्ट्रीय लाश पे अध्यक्ष कितने राजनीति हैं? कर खाना खाते हैं, सकते हैं, गिरावट उसके नहीं दिखा सकते। आपको ये लोग जो है, आपको राजनीति की गिरावट में मजा आता होगा। हम लोग रागी सच की जी, राजनीति अरे वाह, करते हैं। प्रभु धन्य हम है समाज आप, के लिए धन्य काम राजनीति करते हैं। को उठाइए हम आप। आपकी तरह राजनीति गिरावट नहीं बाकी करते, लोग कर छिछोरी रहे हैं। राजनीति। हम वहां जाके फोटो पहले खिंचवाने की राजनीति संदेशा नहीं भिजवा करते। के खाना हम लोग खाते हैं, सीधे बस। से काम करते हैं। रागी जी, लालू आपके यहाँ प्रसाद दलित यादव, महिला का रेप हो और मायावती जी जो है उठ के तक न जाए, ये आप कर सकते हैं। रागी साहब, जी, दिल्ली में 20 निर्भया कांड हो लिया, आप लोग शांति से बैठे हुए हैं। रागी जी, संक्षेप में सवाल। रागी जी, लालू प्रसाद यादव को यह कहना पड़ा कि अगर आप दलित विरोधी नहीं है तो सरसंघ चालक या उस पद पर कोई दलित और महिला आज तक क्यों नहीं आया? आज तक इनके यहाँ जो है कौन दलित? सर, ये सवाल आरएसएस से। लालू जैसा जवाब मांगने से पहले अपने व्यक्ति मेरे जिसकी बारे में पूरी जानिए। राजनीति अपने परिवार और अपनी पत्नी और अपने बेटे तक सीमित है, उसके बारे में जवाब देना मैं समुचित नहीं समझता हूँ। दूसरा, मैं सवाल आलोक पर जी आप के लोग प्रश्न दूसरा का जरूर सवाल जवाब उठा दूंगा। देते हैं, न कि सवाल का जवाब काश देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष आज इस कोई बीच- दलित होता। अरे पिछले 60 वर्षों के इतिहास में वो जवाब आज राहुल पूछना गांधी देना है। आज बड़ी राहुल खबर आ रही गांधी है, माफ की कीजिएगा, आप जगह लोगों को रोक रहा महिला विरोधी हूं। हैं। इस बीच कितने बड़ी खबर ये आ रही है कि आप यूपी दलित चुनाव विरोधी में हैं, कांग्रेस और एसपी में गठबंधन नहीं होगा। आज कांग्रेस अपने 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बड़ी खबर ये है कि यूपी में कांग्रेस और एसपी में अब गठबंधन नहीं होगा। हमारे सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं। रमन, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, कल समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरफा कैंडिडेट के नाम की घोषणा करने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को ये बताने में पार्टी को काफी संकोच हो रहा है कि आखिरकार जब बातचीत चल रही थी दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में, तो समाजवादी पार्टी ने एक तरफा अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कैसे की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सबसे 84 सीट तक समाजवादी पार्टी देने के लिए कांग्रेस को तैयार है, लेकिन वो कौन सी ऐसी सीट है, वो उस पे मामला अटक रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो सीट चाह रही है वो समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। और 9 सिटिंग एमएलए जो कि 2012 में कांग्रेस ने जीता था, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करके कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया है। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि इसकी पहल खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करें, लेकिन आज राहुल गांधी के यहाँ पे प्रियंका गांधी और गुलाम नबी आजाद की बैठक हुई और बैठक के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सुबह से चल रही है, जिसमें राजबब्बर से लेकर तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और उम्मीद की जा रही है कि 150 से ज्यादा सदस्यों के नाम आज तय हो जाएं और देर रात तक ऐलान होने की भी संभावना है। शुक्रिया रमन इस तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर ये कि एसपी और कांग्रेस का निकाह होने से पहले ही तलाक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आरक्षण पर भले ही सभी कुछ बात करते रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि आरक्षण एक सोशल इशू से ज्यादा पॉलिटिकल इशू है। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डिफेंसिव हो जाती हैं और कुछ को मुद्दा मिल जाता है। रुकना एक ब्रेक के लिए।